स्वागत है आपका बोलते हिंदुस्तान में। मैं हूं आपके साथ फरीन सैफ। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में बढ़ती जा रही हैं भाजपा की मुश्किलें। बीजेपी नेता के बेटे पर लगा 10,000 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप। मोहन भागवत ने क्यों की फिलिस्तीन इजराइल जंग पर अहिंसा की अपील। गाजा के अलशिफा हॉस्पिटल पर इजराइल का बड़ा हमला, चीख पुकार रहे हैं मासूम बच्चे। प्रियंका गांधी ने भाजपा पर साधा निशाना, ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहा धोखेबाज। और आखिर में आपको बताएंगे कि क्यों गरमाया हिजाब का मुद्दा। फिर एक बार राजनीतिक गलियारों में मची हलचल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उनके बड़े बेटे देवेंद्र सिंह तोमर के ऊपर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें वो करोड़ों रुपए के लेन देन की बात भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी को लगातार घेर रही है, जबकि भाजपा वाले इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग है। ऐसे में मंत्री जी के बेटे की भ्रष्टाचार की वीडियो वायरल होने की वजह से भाजपा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दरअसल तोमर के बेटे के 2 वीडियो पहले ही वायरल हो चुके हैं और अब एक और तीसरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स ने इस पूरे मामले की पुष्टि करते हुए दिखाया जा रहा है। शख्स ने खुद का नाम जगमनदीप सिंह बताया है। वो कनाडा का रहने वाला है। उसने खुलासा किया है कि ये पूरा मामला 100 या 500 करोड़ का नहीं है, बल्कि 10,000 करोड़ का है। और साथ ही जगमनदीप ने आगे कहा कि नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे ने विदेश में गांजे की खेती के लिए 100 एकड़ जमीन भी खरीदी है। इस वीडियो के आने के बाद सियासत और गर्मा गई है। कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस जो है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का इस्तीफा मांग रही है, बोल रही है कि नरेंद्र सिंह तोमर को इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि 10,000 करोड़ का खेल। अब इसकी भी जांच कर लीजिए। कौन सी एजेंसी इसकी जांच करेगी, कब होंगे छापे, कब होंगे मीडिया पर घंटों लंबे प्रोग्राम। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी भाजपा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि देवेंद्र सिंह तोमर के मामले में खुलासा होने के बाद अब किस बात का इंतजार है। यह मामला 100-200 करोड़ का नहीं है, बल्कि 10,000 करोड़ का है। यही नहीं, मंत्री जी के आवास पर उनकी बहू को एक पार्सल भेजा गया था जिसमें मेकअप के सामान के साथ साथ जो वहां पर गांजा और भांग भी भेजा गया था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतने बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद भी ईडी सीबीआई कहां पर है? क्यों इस मामले की जांच नहीं हो रही है? क्या ईडी सीबीआई पर जांच न करने के लिए ऊपर से दबाव बनाया जा रहा है? क्योंकि इतने सबूत सामने आने के बाद भी जांच एजेंसियां बिल्कुल खामोश हैं। और वो सब भाजपा के नेता मंत्री कहां हैं जो विपक्ष पर आरोप लगने भर पर ही सोशल मीडिया पर बड़े बड़े पोस्ट डालने लगते हैं? और क्यों प्रधानमंत्री मोदी खुद इस मुद्दे पर आप खामोश हैं, कुछ नहीं बोल रहे? वो तो बोलते हैं कि कोई भ्रष्टाचारी उनके बराबर में नहीं बैठ सकता, उनका ताप को सहन नहीं कर सकता। फिर उनके ही लोग भ्रष्टाचारी कैसे निकल रहे हैं? अब आपको मोहन भागवत के उस बयान के बारे में बताते हैं जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल इजराइल लगातार फिलिस्तीन पर हमले कर रहा है, लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसको 1 महीने से ज्यादा हो गया है। लेकिन फिर भी इजराइल के हमले फिलिस्तीन पर कम नहीं हो रहे, जिसको लेकर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने एक बयान देते हुए कहा है कि साहसी लोग हमेशा अहिंसा को चुनते हैं। सिर्फ अहिंसा ही फिलिस्तीन और इजराइल की जंग को रोक सकती है। साहसी लोग हमेशा अहिंसा का रास्ता अपनाते हैं क्योंकि उसमें बहुत ताकत और हिम्मत की जरूरत होती है। लेकिन सवाल यह है कि हिंसा कर कौन रहा है? सिर्फ एक तरफ से ही लोगों को मारा जा रहा है, बम बरसाए जा रहे हैं, मिसाइलें दागे जा रही हैं, बच्चों को मारा जा रहा है। साथ में यह भी सवाल उठता है कि अगर साहसी लोग अहिंसा का रास्ता चुनते हैं तो फिर वो लोग कौन हैं जो गोडसे के साथ खड़े होते हैं, गांधी जी को गोली मारने वाले गोडसे को सम्मान देते हैं? मोहन भागवत जी, अहिंसा का पाठ तो इन लोगों को भी पढ़ाया जाना चाहिए जो गोडसे को सम्मान की नजरों से देखते हैं, उन्हें सही बताते हैं। उन लोगों को भी अहिंसा का पाठ पढ़ाने की जरूरत है जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए होने के बावजूद भी समाज में सांप्रदायिकता फैलाते हैं। खैर, आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, किन किन लोगों को और अहिंसा का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए? साथ ही मोहन भागवत गाजा से आती तस्वीरों से खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अहिंसा कौन कर रहा है और किसे इंसानियत सीखने की जरूरत है।
अब आपको गाजा लेकर चलते हैं, जहां से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। इजराइल की तरफ से लगातार गाजा पर हमले किए जा रहे हैं, हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन फिर भी इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा। मिसाइलें दाग रहा है, अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है। इसी तरह अपनी क्रूरता को दिखाने के लिए इजराइल ने गाजा के अल-शिफा हॉस्पिटल पर हमला किया। अल-शिफा हॉस्पिटल में समय से पहले जन्मे बच्चे चीख रहे हैं। इन्हें जिस इंक्यूबेटर में रखा गया था उनकी बिजली इजराइल ने काट दी है। हथियारबंद सेना ने अस्पताल की चारों तरफ से घेराबंदी कर रखी है। अस्पताल के अंदर जाने के जो खाने पीने का सामान है, दूध या पानी को ले जाने की जो अनुमति है वो नहीं दी गई है। ये बच्चे चीख रहे हैं, रो रहे हैं, पूरी दुनिया को इनकी आवाज सुननी चाहिए। गाजा में अभी तक 4000 से ज्यादा बच्चे शहीद हो गए हैं। लोगों में इंसानियत मर गई है। इजराइल लगातार हमले कर रहा है और इतनी भयानक दर्दनाक तस्वीरें सामने आने के बाद भी कुछ लोग उसके साथ खड़े हो रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक है। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक तो बात यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू बोल रहे हैं कि हमने नागरिकों को नहीं मारा बल्कि हमास ने नरसंहार किया है। हम तो नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी इंतजाम कर रहे हैं। इन शब्दों में कितना पाखंडीपना है, जबकि गाजा में हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत हो रही है। 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। और जब भी इजराइल बोल रहा है कि हम तो लोगों को मार ही नहीं रहे, तो ये तस्वीरें जो अल-शिफा हॉस्पिटल से आ रही हैं, ये कहां की हैं? क्या ये गाजा के बाहर की तस्वीरें, वीडियो हैं? पूरी दुनिया इजराइल के द्वारा गाजा के मासूम बच्चों पर नरसंहार को होते हुए देख रही है, लेकिन फिर भी खामोश है, क्योंकि उनके लिए इंसानियत से बढ़कर उनकी पॉलिटिक्स है। इसी वजह से उनके अंदर की इंसानियत भी खत्म होती जा रही है। अब आपको मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं, जहां पर राजनीति गरमाई हुई है। 17 नवंबर को यहां पर मतदान होने हैं, लेकिन उससे पहले ही पार्टियां कैसे भी मध्य प्रदेश को जीतने में लगी हुई हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इसी बीच प्रियंका गांधी ने भी मध्य प्रदेश में एक रैली के दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने रैली के दौरान कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर और चंबल की जनता के साथ विश्वासघात किया है, आपकी चुनी हुई सरकार को गिराकर आपको धोखा दिया है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के नेताओं ने मध्य प्रदेश में हजारों खोखली घोषणाएं की है, बल्कि उन्हें तो अपनी घोषणाएं अब याद भी नहीं होंगी। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने बीते 3 साल में सिर्फ 21 लोगों को ही रोजगार दिया है, जबकि छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी है। कांग्रेस लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधती रही है। इससे पहले भी कन्हैया कुमार ने कहा था कि जो लोग खुद को ग्वालियर का महाराज कहते थे वो अब बिक गए हैं। उन्होंने अपना ईमान बेच दिया है। जिन महाराज पर पहले भाजपा तंज करती थी, आरोप लगाती थी, लेकिन भाजपा में शामिल होने के बाद अब भाजपा वाले सब खामोश हो गए हैं उन पर, क्योंकि भाजपा में शामिल होने के बाद कोई भी आरोपी एकदम साफ सुथरा हो जाता है। जिस तरह से राहुल गांधी या कांग्रेस के बाकी नेताओं की रैलियों में जो भीड़ है वो इकट्ठा हो रही है, लोग शामिल हो रहे हैं, क्या उससे भाजपा की नींद उड़ती हुई नजर आ रही है? इससे पहले भी राहुल गांधी बोल चुके हैं कि लोगों ने पिछले चुनाव में भाजपा को नहीं चुना था, ये चोरी की सरकार है। इसी वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 150 सीटें जीतेगी। मतलब जो कांग्रेस है उसको 150 सीटें मिलने वाली है मध्य प्रदेश के अंदर। खैर, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या भाजपा के हाथ से सियासत निकलती जा रही है? क्या वाकई जनता बदलाव का मन बना चुकी है, या फिर 3 दिसंबर को आंकड़े कुछ और ही होंगे? आप लोग अपनी राय हमें जरूर दें। अब आपको कर्नाटक लेकर चलते हैं, जहां पर कभी हिजाब पर बैन लगा दिया जाता है तो कभी हटा दिया जाता है। राज्य में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन ऐसे आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस सरकार अब भाजपा के राह पर चल पड़ी है। दरअसल कर्नाटक में परीक्षा के दौरान सरकार की तरफ से छात्र छात्राओं के लिए ड्रेस कोड जारी किया गया था, जिसमें सभी प्रकार के हिजाब पर पाबंदी लगा दी गई थी। कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण के द्वारा ये आदेश जारी करते ही राजनीतिक गलियारों में तूफान खड़ा हो गया। उमर अब्दुल्ला से लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी तक कई जो नेताएं हैं, बड़े नेता, उन्होंने इस फैसले को लेकर जो कर्नाटक सरकार है उस पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। लेकिन विवाद को बढ़ता हुआ देखकर कर्नाटक सरकार ने एक और बयान जारी करते हुए कहा है कि परीक्षा में हिजाब पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। कर्नाटक सरकार के शिक्षा मंत्री MC सुधाकर ने कहा है कि बोर्ड और निगम की परीक्षाओं में हिजाब पर किसी तरह का बैन नहीं है। MC सुधाकर का ये बयान ओवैसी और अब्दुल्ला द्वारा जो आवाज उठाई गई थी उसके बाद आया है। खैर, आप लोगों को क्या लगता है कि हिजाब का मुद्दा पर्सनल या रिलीजियस कम होकर राजनीतिक ज्यादा हो गया है, और ऐसी क्या वजह है कि सरकारें बार बार ऐसे मुद्दों को उठाती रहती हैं और अपनी राजनीति करती रहती हैं? आप लोग हमें अपनी राय जरूर दें, और देश और दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।